तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ये वाले दोनों टर्म्स जो हैं इनको भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने देखा है कि यूजुअली पीपल हैव वेरी रॉन्ग या इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ऐसा कहना चाहिए कि कभी कभार इसको लोग जो है ओल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि वो डिडक्शन या इंडक्शन समझते हैं, है ना। और डिडक्शन और इंडक्शन वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स में यूज किए जाते हैं, तो इसके कारण से लोगों को लग सकता है कि दे अंडरस्टैंड डिडक्शन एंड इंडक्शन या डिडक्टिव या इंडक्टिव, बट लॉजिकली स्पीकिंग दे हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। लेकिन पहले कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की जो ओल्ड अंडरस्टैंडिंग थी। ओल्ड अंडरस्टैंडिंग में आप अगेन अगर आप किससे पूछेंगे कि व्हाट इज इंडक्शन या व्हाट इज डिडक्शन, तो वो इस तरीके की चीजें बताएंगे दैट डिडक्शन क्या होता है, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाना, और इंडक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाना, है ना। यही अंडरस्टैंडिंग होती है ना। मतलब क्या होता है, द इन्फरेंस ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बाय रेफरेंस टू अ जनरल लॉ और प्रिंसिपल इज नोन एज डिडक्शन। यही अंडरस्टैंडिंग होती है। या फिर अगर इंडक्शन वालों से पूछेंगे कि इंडक्शन क्या होता है इसका मतलब, तो बोलेंगे इंडक्शन इज अ मेथड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वन रीचेस और डेवलप्स अ मोर जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम एन ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। जैसे मोटे तौर पे लोग समझते हैं कि जैसे कि सपोज अगर हम ये जानते हैं कि ऑल एप्पल्स आर रेड इवन इफ इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो अगर आप कभी भी कोई एप्पल खा रहे होंगे तो वो रेड कलर का होगा, है ना। तो आपको लगेगा कि ये डिडक्शन है। और अगर आप किसी सपोज एक अनजाने से जगह पे गए, वहां पे किसी व्यक्ति से मिले, बहुत अच्छे व्यक्ति मिले आपको, तो एक धारणा बन जाती है कि यार इधर के लोग ना बड़े अच्छे होते हैं। तो ये इंडक्शन है कि एक व्यक्ति से आप ज्यादातर व्यक्तियों के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंडक्शन है। और अगर सारी चीजों पे कोई चीज एप्लीकेबल है या बहुत सारी चीजों पे कोई चीज एप्लीकेबल है, तो उससे किसी एक चीज पे भी एप्लीकेबल होगा, ये डिडक्शन है। दिस इज यूजुअली द अंडरस्टैंडिंग, अ वेरी ओल्ड अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट in books of logic, introductory books of logic, old books of logic 18th-19th century में जो books publish हुई हैं, या even in the early 20th century you will find this kind of definition even, है ना। तो आजकल तो येल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने बुक्स को डिजिटाइज कर दिया है। तो इफ यू गो टू एन ओल्ड बुक 1829 में पब्लिश हुई है एंड समथिंग लाइक दैट, तो उनकी बुक्स में आप देखेंगे इस तरीके के डेफिनेशंस हैं, बट इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हिस्टोरिकली कुछ एरर्स हैं। तो ये इट्स नॉट द प्लेस जहां पे कि मुझे ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, बट बता सकता हूं कि डिडक्टिव लॉजिक में हमेशा आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाते नहीं है। इनफैक्ट डिडक्टिव लॉजिक में जब हम लोग सिलोजिज्म्स पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे भी कि यूनिवर्सल से पर्टिकुलर डिराइव ही नहीं होता है। अगर सारी चीजें यूनिवर्सल मिल जाए तो आप पर्टिकुलर चीज डिराइव ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम बहुत सारे जो है जैसे हमें कहना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे लेटर ऑन इन दिस कोर्स, बट अभी सिंस यू डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन, तो फॉर द टाइम बिंग एक्सेप्ट माय स्टेटमेंट। बाद में चल के हम ये सारी चीजों को देखेंगे भी, प्रूव भी करेंगे, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये अंडरस्टैंडिंग या ये जो दिस मीनिंग गिव्स यू सम आइडिया अबाउट व्हाट इज इंडक्शन एंड व्हाट इज डिडक्शन, ठीक है। तो दो पीपल थिंक दैट कि हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जा रहे हैं तो डिडक्शन है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल जा रहे हैं तो यूनिवर्सल है, बट इट इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट इट इज एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। टू टेल यू द ट्रुथ, इट इज डेफिनेटली एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? सबसे पहले इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंडक्शन कहता है कि द प्रेमाइसेस डू नॉट प्रोवाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, the premises do not provide absolute conclusive grounds for the conclusion to be true. Actually होता क्या है कि अगर आपके पास premises हैं तो वो कुछ grounds provide करते हैं जिससे कि आप conclusion को निकालते हैं। अगर premises सारे यानी कि आधार वाक्य, हमने इसके बारे में बात की है, इसलिए मैं अब डायरेक्टली बात कर रहा हूं। तो if the premises provide absolute conclusive grounds तो वो deductive logic में जाएगा। लेकिन if the premises are providing not absolute conclusive grounds, probabilistic grounds, some grounds, तो फिर वो डिडक्शन की जगह पे इंडक्शन पे जाता है। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा भी है मैंने, इट प्रोवाइड सम और probabilistic
ग्राउंड, है ना, या वी रेफर टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एज स्ट्रॉन्ग और वीक। देखिए कभी कभार हम इस तरीके से बात करते हैं कि ये अरे ये तो बात वैलिड है, या ये ऐसा वैलिड है वैसा वैलिड है। जब हम इंडक्शन के बारे में या इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो वी नेवर टॉक इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, आर्ग्यूमेंट वीक है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर है, आर्ग्यूमेंट वीकर है, ऐसे बात करेंगे। पर कभी भी आप श्योर नहीं हो पाओगे कि अगर प्रेमाइसिस ट्रू होंगे तो कंक्लूजन ट्रू होगा ही होगा, नहीं आप श्योर हो सकते। जैसे क्यों ऐसा कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसा लिखा हुआ है मैंने, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। ये आपको पता है ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है? कोई मुझे बता सकता है कि इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई? ट्रू सर, ट्रू स्टेटमेंट है, आप जानते हैं, आप सारे लोग जानते हैं दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स इन दिस वर्ल्ड कैन फ्लाई, है ना। अच्छा, और ट्वीटी जो है एक बर्ड का नाम है, ठीक है। ट्वीटी कोई मतलब बर्ड की प्रजाति नहीं बोल रहा हूं, एक नाम है, किसी बर्ड का नाम है ना, किसी ने नाम दिया है उसको। तो ट्वीटी कैन फ्लाई, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? फॉल्स। देखिए इस आर्ग्यूमेंट में प्रेमाइसेस दोनों ट्रू हैं। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, आपको पता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि ट्रू है, क्योंकि मैंने सपोज मेरे घर में एक चिड़िया मैंने पाला, सपोज, ठीक है, मैंने उसका नाम ट्वीटी रख दिया, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मान लेते हैं। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट यानी कि जो इसका कंक्लूजन है वो ट्रू होगा? सर में भी हो सकता, मे भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अगर मे भी कह रहे हो सकता है तो मे भी नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हो? यस सर। कैसे नहीं होगा ये बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा अगर पहले के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो? और पहले के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। सर उसमें ऑल बर्ड्स थोड़ी ना है, उसमें मोस्ट ऑफ द बर्ड्स है। हाँ, पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, और ट्वीटी जो है वो भी एक बर्ड का नाम है। हाँ तो वो कोई भी बर्ड हो सकता है, तो जरूरी नहीं है वो पेंगुइन हो फ्लाइट। सकता है, तो पेंगुइन हो सकता है, तो फ्लाई नहीं कर सकता सर। सर क्या पता फ्लाइटलेस बर्ड हो वो। हाँ वेरी नाइस, आप लोग बिल्कुल सही पकड़ रहे हो कि सपोज मैंने एक ऑस्ट्रिच पाल के रखा है ना, या मेरे पास एक पेंगुइन है, या मेरे पास एक कीवी है, ठीक है। तो ऐसे बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं करते, ठीक है, अगर इनमें से किसी बर्ड का नाम हुआ तो फिर ये तो जो फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू होने के बाद भी जो फाइनल स्टेटमेंट है यानी कि जो कंक्लूजन है इसमें ये फॉल्स हो सकता है ना। बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई, तो चांसेस ये है कि ट्वीटी भी जो है उस वाली कैटेगरी में आता होगा जो कि मोस्ट वाले बर्ड्स होते हैं। पर अगेन यू कैन नॉट बी श्योर। अगर सपोज ऐसा कोई स्टेटमेंट होता कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ठीक है ना, एंड ट्वीटी इज अ बर्ड, सपोज एक दुनिया कंसीव करते हैं जिसमें कि ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते, एक आध फ्लाई करते हैं, बाकी सारे के सारे फ्लाई नहीं करते, ठीक है, और ट्वीटी जो है वो बर्ड का नाम है, तो ट्वीटी कैन फ्लाई। अगेन कंक्लूजन ट्रू तो हो सकता है किसी केस में, लेकिन ज्यादातर केस में वो फॉल्स आ रहा होगा, तो तब वो क्या कैसा बन जाएगा? वो वीक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के फॉर्म में हम जो है इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक के आर्ग्यूमेंट्स को देख पाते हैं, ठीक है। कोई क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? क्लियर है? कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो बताना मुझे। चलिए, आई होप सो दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आते हैं डिडक्शन की अंडरस्टैंडिंग पे। अब देखिए डिडक्शन का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है। इट्स लाइक मतलब द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करता है। डिडक्शन कहता है इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू। मतलब अगर प्रेमाइसेस ट्रू होंगे तो वो एब्सोल्यूट कंक्लूसिव ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। We call an argument valid if there is no interpretation in which its premises are all true and conclusion is false. कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स हो जाए, ठीक है ना, एकदम हाई स्टैंडर्ड्स। If an argument has all true premises and the conclusion false, then we call that argument invalid. तो तभी जो है इनवैलिड कहते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं बात करते, इसमें वैलिड और इनवैलिड, मतलब एक तरीके से देखें तो ये 0 और 1 के फॉर्म में बात करता है ना, या यस या नो के फॉर्म में बात करता है, या वैलिड या इनवैलिड के फॉर्म में बात करता है ना। ऑन दी अदर हैंड जब हम इंडक्शन में देख रहे थे उसमें
पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, इस तरीके से बात करेगा कि अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है ना, अच्छा नहीं है, बेकार है, खराब है ना। लेकिन हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं बोलेगा, या बिल्कुल होगा ऐसा भी नहीं कह सकता। डिडक्शन ऐसी कहता है होगा या फिर नहीं होगा, है ना। सो इट इज वेरी क्लीन एंड क्लियर अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो डिडक्शन इज वेरी वेरी, जिसे मुझे कहना चाहिए कि हैविंग अ वेरी स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो डिडक्शन या डिडक्टिव लॉजिक में जो है आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वैलिड या इनवैलिड हो सकते हैं, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, हर कोई जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है ना, कोई एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो करता है, कोई दूसरे तरीके का। तो ये जो है दो अलग अलग तरीके के पैराडाइम्स हैं और अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। जैसे कि एक जो है, एक इंजन है पेट्रोल की और दूसरी है डीजल की, तो वो अलग अलग पैराडाइम्स हैं। फिर एक इंजन है जो कि सपोज पेट्रोल एफिशिएंट कार है, तो दूसरी जो है वो पावरफुल कार है, तो उनको भी जो है आप बोलोगे कि अलग अलग पैराडाइम्स है ना। जो बहुत महंगी और स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं वो एवरेज कितना देती है नहीं सोचते, और जो इकोनॉमिकल कार खरीदते हैं वो एवरेज कितना देती है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। वो पावर के बारे में नहीं सोचते कि अच्छा इसमें पावर तो कम है तो हम क्यों लेंगे, पर ये एवरेज ज्यादा देती है तो वो एवरेज वाला। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग चीजों के। अच्छा, एग्जाम्पल कैसा है, जैसे कि सपोज ऑल मेन आर मॉर्टल, इसको हिंदी में कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील है ना। और सोक्रेटिस इज अ मैन, ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, आपको लॉजिक बुक में भर के मिलेगा, है ना। देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो अगर पहले के या ऊपर के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, जो कि हैं ऑल मेन आर मॉर्टल, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और सोक्रेटिस अगर किसी आदमी का नाम है, देयर वाज अ मैन नेम सोक्रेटिस एज वेल, तो सोक्रेटिस इज मॉर्टल, तो सोक्रेटिस की भी जो है मृत्यु होगी या मरणशील होगा वो। तो आप देख सकते हो इसमें कि प्रेमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू होगा ही होगा, फॉल्स हो ही नहीं सकता। ये जो है ये एक डिडक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। कोई क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ या गड़बड़ हुआ या मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, एनीथिंग विच यू विल लाइक टू पिन पॉइंट आउट एट, कुछ है? चलिए, नहीं है तो आगे चलते हैं। एक छोटी सी समरी के साथ पहले इस पार्ट को खत्म करते हैं। ट्रेडिशनली लॉजिक इज डिवाइडेड इनटू डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। ये कौन सा लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं? एक तरीके से आप बात करें तो फिलोसॉफिकल लॉजिक, है ना। फिलोसॉफी में यूजुअली जब लॉजिक पढ़ाया जाता है तो वो डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक के ही डिविजन्स के बारे में बात करता है। दूसरा, डिडक्टिव लॉजिक इज अ ट्रुथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल। देखिए, ट्रुथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन ट्रू होगा। ट्रू जो है या ट्रुथ जो है उसको हमने प्रिजर्व किया, लेकिन इंडक्टिव लॉजिक में ऐसा कुछ था नहीं। इंडक्टिव लॉजिक में जो है हमने ट्रुथ को प्रिजर्व नहीं किया। तो जो डिडक्टिव लॉजिक होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी कि वो ट्रुथ को जो है हमेशा प्रिजर्व करेगा। ऑन द अदर हैंड, इंडक्टिव लॉजिक जो है वो ट्रुथ को प्रिजर्व करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव लॉजिक जो है वो हमेशा थोड़ा सा ग्राउंड प्रोवाइड तो करता है, लेकिन पूरे ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करता, एब्सोल्यूट कंक्लूसिव ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं करता। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकली ये सारी चीजें समझा रहा हूं, इसके बाद जब क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा तो यू विल हैव इवन मोर अंडरस्टैंडिंग